दोस्तों, आज के ज़माने में हमसे कोई भी चीज़ पूरी तरह से छुपी नहीं है। हम जब चाहे जहाँ चाहे इंटरनेट के माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन को चुटकियों में हासिल कर सकते हैं। बस कुछ क्लिक्स की है देरी और वो जगह आपके सामने हाजिर हो जाएगी जहाँ आप कभी गए भी नहीं थे। ऐसे में मन में एक सवाल हमेशा से आता है कि पहले के ज़माने में दूर दराज की बातें लोगों को कैसे पता चलती होगी। इस सवाल का आसान सा जवाब है ट्रैवलर्स यानी यात्रियों से। इतिहास में ऐसे बहुत से यात्री हुए हैं जिन्होंने उस जमाने में लोगों के बीच इंटरनेट का काम किया था, जहां वे मीलों का सफर तय करते हुए अलग अलग देश जाकर वहां की संस्कृति और सभ्यता को शब्दों के माध्यम से कैद करते। उनके इस योगदान की बदौलत ही आज हम इतिहास को अच्छे से जान पाते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रैवलर कम एक्सप्लोरर कम स्कॉलर के बारे में जानेंगे, जिन्होंने करीब करीब 1,17,000 किलोमीटर का सफर तय कर पूरी दुनिया को बहुत करीब से देखा। मैं बात कर रहा हूं अबू अब्दुल मोहम्मद इब्न बतूता की, जिन्हें हम केवल इब्न बतूता के नाम से ही जानते हैं। माना जाता है कि जब इब्न बतूता पहली बार भारत आए तब उन्हें सबसे अजीज और अच्छा लगा आम का अचार। उन्होंने अपनी किताब रिहा में इसका वर्णन करते हुए लिखा है, ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी कि यहाँ के लोग कच्चे आम को नमक लगाकर खाते हैं, जिसे आम का अचार कहा जाता है। इस व्यंजन को बनाने के लिए पहले कच्चे आमों को काटा जाता है और बाद में छोटी छोटी नमक की परतों के साथ एक बड़े से मिट्टी के घड़े में इसे रख दिया जाता है। कुछ दिनों बाद नमक पानी छोड़ने लगता है, जो आम के खट्टेपन को एक नमकीन स्वाद दिलाता है। इस व्यंजन को यहाँ के लोग खाने के साथ परोसते हैं। आम के साथ साथ ये लोग नींबू, मिर्ची और अदरक का भी अचार बनाते हैं। इब्न बतूता लिखित इस आम की रेसिपी को सुन शायद आपके मुंह में भी पानी आने लगा होगा। अचार के इस सटीक वर्णन को सुन उस जमाने के लोगों को भी शायद अचार का स्वाद पता चल गया होगा बिना उसे देखे। खैर, अब बढ़ते हैं इब्न बतूता के उस सफर की ओर जहां उन्होंने सारी दुनिया में घूम अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। इब्न बतूता का जन्म 24 फरवरी 1304 में नॉर्थ अमेरिका के मरिद साम्राज्य में हुआ। यह आज का नॉर्थ अमेरिका का मोरक्को देश है। इब्न बतूता बर्बर वंश से ताल्लुक रखते थे, जहां उनका परिवार इस्लामी कानून विद्वानों से भरा पड़ा था, जिन्हें मुस्लिम समुदाय में कादिस के रूप में जाना जाता। अपनी युवावस्था में उन्होंने इस्लामी न्याय शास्त्र का पूरी तरह से अध्ययन किया। जब उनकी शिक्षा खत्म हुई तब वहां के कुछ लोगों ने इब्न बतूता से एक रिलीजियस जज यानी धार्मिक न्यायाधीश बनने की दरखास्त की। उनके परिवार में बहुत से लोग ये काम कर चुके थे। ऐसे में इब्न बतूता के माता पिता को भी ये लग रहा था कि वे भी इस इस्लामी न्याय शास्त्र को संभाले। कुछ दिनों तक उन्होंने इस काम को किया भी, मगर धीरे धीरे उनका इसमें से मन लगना कम होने लगा। इब्न बतूता को अपने काम से कोई शिकायत नहीं थी, मगर वे अपने धर्म के साथ साथ बाहरी दुनिया और संस्कृति से भी रूबरू होना चाहते थे, उसे करीब से देखना चाहते थे। अपनी आत्मकथा में इब्न बतूता लिखते हैं, एक दिन मेरे सपने में एक बहुत बड़ा पंछी आया जो मुझे अपने पंखों पर बिठाकर पूरब की ओर ले जा रहा था। यह सपना इब्न बतूता के लिए एक संदेश था अपने ख्वाहिश को हकीकत में लाने का। फिर क्या था, अपने 21 साल की उम्र में इब्न बतूता पूरब की तरफ सफर की शुरुआत करते हैं। एट इनिशियल स्टेज उन्होंने मक्का की ओर प्रस्थान किया। यह साल था 1325 का, जब मक्का की यात्रा के लिए 16 महीनों का समय लगता था। शुरुआत में बतूता अकेले ही चले थे, मगर रास्ते में उन्हें काफिले मिलते गए, जहां वे उनके साथ जुड़ अपना सफर और भी रंगीन बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में डकैत का भी डर था, लिहाजा उन्होंने झुंड में रहना ही अक्लमंदी समझा। मक्का पहुंचने के बाद इब्न बतूता का मन वही रम गया। वे आसपास के कुछ इलाकों में कभी यहाँ तो कभी वहां 3 सालों तक घूमते रहे। खैर, इस पहले पड़ाव के बाद बतूता ने यह सोचा कि मुझे पूरब की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसी बीच उनकी शादी भी हुई। अपने सफर के दौरान वे जहां जहां रुके वहां वहां एक एक शादी करते गए। मक्का से आगे बढ़ते हुए बतूता कैस्पियन समंदर पार करते हुए मध्य एशिया पहुंचे। वहां से उनका सफर शुरू होता है साउथ एशिया की तरफ। उन्होंने अफगानिस्तान में स्थित हिंदुकुश पर्वत को पार किया और भारत की भूमि पर अपना पहला कदम रखा। जब बतूता भारत पहुंचे तब वे कोई आम व्यक्ति नहीं थे। उनकी ख्याति अब धीरे धीरे सारी दुनिया के लोगों में फैलने लगी थी।
अपने सफर के दौरान वे कई लोगों से मिले थे। बहुत से देशों की संस्कृति और सभ्यता को उन्होंने करीब से देखा था। ऐसे में वे लोगों के लिए किसी चलते फिरते ज्ञान के भंडार से कम न थे। जब वे भारत पहुंचे तब सिंध के सरदारों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। इसी बीच इब्न बतूता को उस वक्त भारत में मौजूद तेजी से संदेश पहुंचाने वाली एक तरकीब का पता चला। इसे आप उस जमाने का ईमेल भी कह सकते हैं। बतूता ने इस तरकीब की जानकारी देते हुए लिखा है, इस इलाके में हर मील पर एक चौकी हुआ करती थी जिसे ताग कहा जाता। मान के चलिए किसी दो जगह की दूरी 5 मील हो तो उसमें 4 चौकियां यानी ताग मौजूद थे। इन चौकियों पर प्रत्येकी एक घुड़सवार 24 घंटे संदेश पहुंचाने को तैनात रहता। इन घुड़सवारों को हरकारा कहा जाता। जैसे ही एक हरकारा संदेश लेकर दूसरे हरकारे के पास आता, वैसे ही वो हरकारा पहले से संदेश ले तीसरे हरकारे के पास जाता, तीसरा चौथे के पास और चौथा पांचवें के पास। इस प्रक्रिया से संदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ता और बहुत ही कम समय में वो अपने मुकाम पहुंच जाता। इब्न बतूता ने यह लिखा है कि संदेश भेजने का यह तरीका वाकई में लाजवाब था, जहां घोड़े का इस्तेमाल करके संदेश को घोड़े से भी तेज पहुंचाया जाता। ऐसे कई बातों को अपने पुस्तक में दर्ज करते हुए इब्न बतूता साल 1334 में दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उस वक्त तुगलकों का राज चल रहा था। गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता के प्रसिद्धि का सम्मान करते हुए एक मोटी तनख्वाह के साथ उन्हें शाही काजी का रुतबा सौंपा। सुल्तान के बारे में इब्न बतूता हमेशा से कंफ्यूज रहे। उनके हिसाब से वो बहुत ही मूड़ी किस्म का सुल्तान था जो हर रोज किसी न किसी भिखारी को अमीर बना देता, बिना ये सोचे कि अमुक आदमी पात्र है भी या नहीं। दूसरी ओर सुल्तान रोज एक आदमी को मृत्युदंड की सजा देता। उसकी इच्छा ही न्याय थी। अगर कोई अपने बेगुनाह होने की दलील देता तो उससे और भी भयानक मौत मिलती। इसलिए लोग अपराध कबूल करते ताकि सीधी मौत मिले। लेकिन इतना जरूर है कि सुल्तान सबके लिए एक जैसा है। एक बार उसने अपने ही किए पर खुद को 21 छड़ी से मार खाने की सजा दे डाली थी। खाने पीने के बारे में इब्न बतूता लिखते हैं कि तब शाही दरबार में समोसे बहुत चाव से खाए जाते। साथ ही साथ आम लोगों में उड़द की दाल और चावल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता। दिल्ली के प्रवास के दौरान बतूता को दरबार में हो रहे खूनी खेल का अंदेशा होने लगा था। उन्हें सन की सुल्तान और षड्यंत्री दरबारियों के बीच रहने से डर लगने लगा था। ये बात वो खुलकर किसी से कह भी नहीं सकते थे। क्या पता सुल्तान इससे नाराज हो जाए और गुस्से में उन्हें मौत की सजा सुना दे। इस दौरान इब्न बतूता के जान पर भी बनी थी। वो हुआ यूं कि हिंदुस्तान में इब्न बतूता की दोस्ती एक सूफी संत से हुई। ये संत सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को ज्यादा तवज्जो देते नहीं थे। एक बार सुल्तान ने उस सूफी संत को दरबार में आने का न्योता दिया, मगर संत ने दरबार में आने से सीधे तौर पर मना कर दिया। उस संत की अपने शान में गुस्ताखी देख सुल्तान ने संत का सर धड़ से अलग करवाया, मगर इतना करने से भी सुल्तान की प्यास न मिटी। ऐसे में उसने उस संत के चाहने वाले और रिश्तेदारों की एक सूची बनवाई, जिसमें एक नाम इब्न बतूता का भी था। इस बात से नाराज हो इब्न बतूता को सुल्तान ने 3 हफ्तों तक नजरबंद अवस्था में रखा। ये 3 हफ्ते बतूता के लिए 3 सालों के बराबर थे, जहां हर पल उन्हें ये खौफ लगा रहता कि न जाने कब सुल्तान का हुक्म निकल आए और मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बतूता की अच्छी किस्मत ही थी कि वे सुल्तान के सनकी स्वभाव के शिकार नहीं हुए थे। मगर ऐसा कब तक चलता? बस इसी सोच के साथ बतूता दिल्ली से बाहर निकलने की फिराक में थे। साल 1341 में इब्न बतूता को यह मौका मिल गया। उस समय चीन के राजा ने अपने एक दूत को दिल्ली दरबार में भेजा था। ऐसे में इब्न बतूता ने सुल्तान को यह सलाह दी कि उनको भी ऐसा करना चाहिए। उनकी इस सलाह को मोहम्मद बिन तुगलक मान जाता है और बहुत से तोहफों के साथ इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन रवाना कर देता है। दिल्ली से निकलकर इब्न बतूता ने राहत की सांस ली। सफर के दौरान इब्न बतूता के पास के धन को कुछ लुटेरों द्वारा लूटा गया, मगर इसका मलाल बतूता को नहीं हुआ। उनका मकसद दिल्ली से बाहर निकलने का था, जो उन्होंने पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया था। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। बस इसी मुहावरे के साथ उन्होंने अपना सफर अपने वतन की तरफ शुरू किया। लगभग 30 वर्षों में 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यात्रा करने के बाद बतूता अपने घर लौटे। इस साल था 1353 का, जब वे अपने वतन मोरक्को पहुंच गए थे। वे जब घर लौटे तब उनका पूरी दुनिया में नाम हो चुका था। जब मोरक्को पहुंचे तब उन्हें वहां के सुल्तान ने बुलाया।
इब्न बतूता ने उन्हें अपने सफर के किस्से सुनाए, जहां सुल्तान ने उसे अपने लेखक की मदद से शब्दों में तब्दील किया। अपने आखिरी दिन तंजीनिया में बिताने के बाद साल 1368 में इब्न बतूता की मौत हो गई। आज भी बतूता के सफर के किस्से कई इतिहासकार और कवियों के लिए प्रेरणा स्थान बनते हैं। एक फेमस राइटर एंड पोएट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके बारे में लिखते हैं, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। खैर, इस छोटी सी पंक्तियों के साथ आज की इस कहानी को देते हैं विराम और बढ़ते हैं हमारे आज के आसान से सवाल की ओर। दोस्तों, इब्न बतूता की तरह ही एक चीनी ट्रैवलर का जिक्र इतिहास बार बार दोहराता है। प्रस्तुत चित्र को आपने अपनी हिस्ट्री की किताब में कई बार देखा होगा। इस चीनी ट्रैवलर का ये अनोखा पहराव हमेशा से मॉडर्न हिस्टोरियंस को आकर्षित करता है। सर पर घुमावदार छत इसे चलती फिरती गाड़ी की उपमा देते हैं। तो आपके लिए सवाल यह है कि इस अनोखे ट्रैवलर का नाम क्या था? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।